नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं इसको भी आप डिटेल में देखेंगे। ऑनलाइन परीक्षाओं का जब से चलन हुआ है 2 बार से, तब से इस टॉपिक से अकेले केवल 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 लैंग्वेज के पेपर, इसके अलावा सीडीपी में, ईवीएस में, मैथमेटिक्स में सबसे एनईपी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको 3 से 4 नंबर कंफर्म करा देगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी जून 2017 में, उसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद मई 2019 में सबमिट किया एक ड्राफ्ट के तौर पर, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट के तौर पर जाना गया। ठीक है, आगे देखिए। केंद्र सरकार के कैबिनेट ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री, पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है, अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके जगह पर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में देख लेते हैं और इन सभी पॉइंट से एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। देखिए, पहले हमारे भारतवर्ष में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू थी, जिसे खत्म कर दिया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा चार्ट समझना बेहद जरूरी है। देखिए, हमारे देश में पहले जो शिक्षा प्रणाली थी 10+2, ये वाली शिक्षा प्रणाली थी। यानी जब बच्चे की आयु 6 साल होती थी तो 6 साल से लेकर के 16 साल वो हाई स्कूल तक वो पढ़ाई कर लेता था। उसके बाद से इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो 18 साल तक पढ़ाई करता था। अब इस प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर को कैंसिल कर दिया गया है और एक नई सिफारिश की गई है, जिसमें आपका देखिए 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट को लाया गया है। देखिए, 2 साल यहाँ पर और 3 साल ये मिलाकर के 5 ईयर हो गया। 3 साल ये, 3 साल ये और 4 साल ये, टोटल मिलाकर के 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला जो 5 रिप्रेजेंट करता है, इसमें 2 स्टेजेज होंगे। पहला स्टेज होगा आपका जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होगी। जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होगी। पहले हमारे देश में बच्चा जब 6 साल का होता था, 5 से 6 साल, तब उसको कक्षा 1 में डायरेक्टली डाला जाता था। लेकिन उस समय बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होते थे पढ़ाई के लिए और इस वजह से उनका पढ़ाई में रुचि नहीं हो पाता था और वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते थे। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये सिफारिश की गई है कि जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल होगी, तब उसको कहीं ना कहीं उसको पढ़ने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी इसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। देखिए, फाउंडेशन बनाया जा रहा है अभी बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जब बच्चे की आयु 3 से 6 साल होगी, तब उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से या फिर बाल वाटिका के माध्यम से उसको पढ़ने के लिए एक तरीके से तैयार किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये सरकारी स्कूल में आप आंगनबाड़ी या फिर बाल वाटिका के माध्यम से आप बच्चों को 3 से 6 साल के बीच में पढ़ा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो इसे ही प्री प्राइमरी का नाम दिया गया, जिसमें आपका नर्सरी, उसके बाद से एलकेजी और यूकेजी आता है। ठीक है, उसके बाद से ये तो 5 में से 3 साल निकल गया। अब बच्चा जो 2 साल, उसको प्राइमरी का कक्षा 1 और 2, जब बच्चे की आयु 6 से 8 साल होगी, यानी कि 2 साल इसमें प्राइमरी को शामिल किया गया फाउंडेशनल स्टेज में। इसको फाउंडेशनल स्टेज में क्यों शामिल किया गया है, तो इसका सीधे सा मतलब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें कही गई हैं कि बच्चे पर शुरुआत में बोझ ना डाला जाए परीक्षा का। इसलिए कक्षा 2 तक, यानी जब बच्चा प्राइमरी के कक्षा 2 तक है, तब तक उसकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। यानी वो तो ना तो पास होगा और ना ही फेल होगा। परीक्षा जो बच्चे की शुरू होगी वो कक्षा 3 से शुरू होगी। ठीक है, तो पहला जो 5 था उसमें 2 स्टेज है। पहला 3 साल का, जो कि बच्चे की आयु जब 3 से 6 साल होगी तब 3 साल का प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 यानी 2 साल, यानी कि 5 को 2 भागों में बांटा गया, 3+2, तो ये प्री प्राइमरी हो गया और कक्षा 1 और 2 ये प्राइमरी का हो गया। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद से अगला जो स्टेज आया, प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है इसको, जो कि
जब बच्चे की आयु 8 से लेकर के 11 साल के बीच में होगी, यानी 3 साल, कक्षा 3, 4 और 5, ठीक है। इसमें बच्चे को यहाँ से उसकी परीक्षा शुरू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से अगला जो 3 रिप्रेजेंट करता है वो मिडिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कक्षा 6 से 8 के बीच में जब बच्चे की आयु 11 से 14 साल होगी। इसके बाद से सेकेंडरी स्टेज आएगा, जिसमें कक्षा 9 से 12, जिसमें बच्चे की आयु 14 से 18 साल होगी और इसे 4 साल बिताना होगा यहाँ पर, यानी कि 9, 10, 11 और 12 ये आपका सेकेंडरी स्टेज माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली पहले स्ट्रीम बेस्ड चलती थी कि बच्चे को आर्ट्स लेना है, बच्चे को साइंस लेना है, बच्चे को मैथमेटिक्स से पढ़ना है, ये सभी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर बच्चे को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से ही ये अपना स्ट्रीम चुनना होता था, लेकिन अब इस स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को एक तरीके से रिमूव कर दिया गया है। अब बच्चा कोई भी स्ट्रीम ले, वो कोई भी विषय चाहे तो पढ़ सकता है। पहले क्या होता था कि आर्ट साइड से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अगर वो चाहे तो मैथ सब्जेक्ट का कोई भी मैथ साइड से या फिर साइंस साइड से जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको वो नहीं ले सकता था। लेकिन अब क्या होगा कि बच्चा आर्ट साइड भी लेता है तो वो साइंस साइड के कुछ सब्जेक्ट को जो उसकी इच्छा है वो पढ़ सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रख दी गई है इस नए शिक्षा प्रणाली में, ठीक है। तो हमारा अब शिक्षा प्रणाली 10+2 समाप्त हो गया है और अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर। ये तो बात हो गई कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए। इसके बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा तो अब ग्रेजुएशन का जो टेन्योर है, पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब उसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। 4 साल के ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। यानी पहले क्या होता था कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई छोड़ दिया और फिर से वो पढ़ना चाहता है तो फिर से उसे फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर बच्चा सेकेंड ईयर तक करके पढ़ाई छोड़ दिया तो फिर से उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे देश में नई शिक्षा नीति के तहत एक नया शिक्षा प्रणाली लागू किया गया है, जिसमें एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो कि केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा। वो क्या करेगा कि सभी बच्चों का एक असेसमेंट रिकॉर्ड रखेगा। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो भी उस नेशनल असेसमेंट सेंटर में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि साल भर में उसकी एक्टिविटी कैसी थी या फिर उसका परफॉर्मेंस कैसा था। अगर मान लीजिए बच्चा किसी भी कारणवश आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अगर वो पढ़ाई छोड़ दिया और 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद कभी भी अगर वो पढ़ना चाहे तो अब उसे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नेशनल असेसमेंट सेंटर के पास उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था। अगर वो पढ़ाई अपना जारी रखना चाहता है तो अब उसको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, यानी कि उसका 1 साल जो पहले बर्बाद हो जाता था अब वो बर्बाद नहीं होगा। बच्चा अगर चाहे तो एग्जिट कर सकता है और जब चाहे तब एंट्री ले सकता है उस ग्रेजुएशन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी जोर दिया गया है, जिसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली इन्हीं पॉइंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट है कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई के बजाय संकल्पनात्मक समझ पर जोर देने की बात कही गई है। यानी कि बच्चे केवल रटने पर ध्यान ना दें या फिर केवल परीक्षा के लिए तैयारी ना करें, बल्कि उनमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है। इसके अलावा सीखने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि सत्र के अंत में होने वाले मूल्यांकन पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए, ताकि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसमें क्या कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों का पता लगाते हुए बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सके। यानी बच्चा अगर कक्षा में कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि सत्र के समाप्त होने का वेट किया जाए। तो इसे ही बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो सत्र के अंत में मूल्यांकन के बजाय सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। इसके अलावा बात करें योगात्मक मूल्यांकन के बजाय रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देने की बात कही गई है। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो सत्र के अंत में जो बच्चे का मूल्यांकन होता है उसे ही बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। मान लीजिए कक्षा में बच्चे को कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में अगर बच्चे को कोई दिक्कत है और उसका मूल्यांकन उस समय ना करके सत्र के अंत में किया गया, तो चूंकि तो उसका उस कॉन्सेप्ट में डाउट था और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित अन्य जितने भी कॉन्सेप्ट बच्चा पढ़ेगा, जाहिर सी बात है सब में डाउट होगा। यानी बच्चा पूरे साल भर डाउट में ही रहा, तो अगर सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया और उस पर आधारित अन्य कॉन्सेप्ट भी बच्चा नहीं समझ पाया है। इसलिए योगात्मक मूल्यांकन ना करके रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। यानी जब बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ये कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। इसके अलावा छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना करने की भी बात की गई है। यही मैं आपसे बोल रहा था, सेंट्रल लेवल का एक असेसमेंट सेंटर होगा जो कि सभी बच्चों के
असेसमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ाई करके छोड़ दिया, 3 साल बाद जब वो आ रहा है फिर से एडमिशन लेने के लिए, तो इस सेंटर के पास इसके फर्स्ट ईयर का पूरा असेसमेंट का रिकॉर्ड रहेगा और उसी के आधार पर उसको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर फर्स्ट ईयर बच्चा पढ़ करके छोड़ दिया है तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर में जाना पड़ता था अगर कुछ समय बाद वो पढ़ाई करना चाहता है तो। लेकिन अब फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया है तो उसे फर्स्ट ईयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा रिकॉर्ड राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के पास होगा और अब वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर भी जोर देता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी कि केवल सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना करके बच्चे को सिखाना है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ दोनों करके सीखने पर जोर देते हैं ताकि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो। देखिए, बच्चे को हम लोग मार कर भी पढ़ा सकते हैं, पीट कर भी पढ़ा सकते हैं, जो कि पहले हमारे शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की चीज़ें प्रचलन में थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से अब नकारात्मक मानते हुए इसको हटाने की सिफारिश की गई है कि बच्चे को खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ही सिखाना है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में NEP 2020 ध्यान आकर्षित करता है वह है ये कि मूल्यांकन व अधिगम प्रक्रिया मानकीकृत से लचीलापन की ओर होना चाहिए। मानकीकृत का मतलब कि स्टैंडर्ड, सबके लिए एक मानक की तरह कार्य करने के बजाय लचीलापन होना चाहिए, यानी इंडिविजुअलिज्म पर जोर देना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को लागू करने पर जोर देता है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का अधिगम विकार से जूझ रहा बालक हो या फिर शारीरिक विकार से जूझ रहा बालक हो, सभी एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाई करेंगे। अब जब मान लीजिए कोई एक बालक जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है, कोई एक बालक जो कि नॉर्मल है, कोई एक बालक जो डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, कोई एक बालक जो देख नहीं सकता, कोई एक बालक जो सुन नहीं सकता, तो कैसे ये संभव है कि सबका एक ही तरीके से आकलन किया जाए। मान लीजिए मैं मौखिक तरीके से परीक्षा ले रहा हूं तो जो श्रवण बाधित है वो मेरे प्रश्नों को सुन करके जवाब नहीं दे सकता। मान लीजिए मैं पेपर पेंसिल पर परीक्षा ले रहा हूं तो जो दृष्टि बाधित है वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए सबके लिए एक कॉमन मानकीकृत परीक्षा हो ही नहीं सकता या फिर आकलन हो ही नहीं सकता। ये लचीलापन होना चाहिए, यानी इंडिविजुअलिज्म, सबके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बच्चों की विशिष्ट क्षमता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन पर जोर देने की बात कही गई है। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे को रटे रटाए प्रश्न ना दिए जाएं कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऐसे प्रश्न ना दिया जाए, बल्कि बच्चे को इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाए कि ऐसे दो कितनी संख्या होंगी जिनका योग 10 होगा। अब बच्चा ये भी कह सकता है कि 1 + 9 का मान भी 10 होगा, 2 + 8 का मान भी 10 होगा, 3 + 7 का मान भी 10 होगा। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलेगा। यही आपके सीटेट की परीक्षा में भी जोर देने की बात कही गई थी, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण पॉइंट है, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे को सीधे तरीके से केवल इस प्रकार से प्रश्न ना दिया जाए जिसके एक ही उत्तर संभव है, बल्कि उसको ऐसे प्रश्न दिया जाए जिसके अनेक उत्तर संभव हो सके, ताकि बच्चा सोचने पर मजबूर हो और क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने पर जोर देती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अधिगम प्रक्रिया प्रयोगात्मक होना चाहिए तथा सभी विषय को खेल के माध्यम से एवं करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो बच्चे को प्राथमिक स्तर पर खेल के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है और प्रयोगात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं समझ में आती है, जब बच्चा खुद से करके सीखेगा, प्रयोग करके सीखेगा, तब वो उन चीजों के बारे में अपनी अर्थपूर्ण समझ जो है वो विकसित कर पाता है। तो दोस्तों, ये हो गया पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ है इसमें जानने और समझने के लिए, लेकिन सीटेट के पेपर के पर्सपेक्टिव से इतना आपका मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अब चलिए, अब मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दूंगा तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि आप खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं। एक एक करके पिछले वर्षों में ऑनलाइन परीक्षा में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, यानी कि NEP 2020 किस पर बल देती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, परीक्षा के लिए पढ़ने के बजाय
संप्रत्यात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है, तो ये गलत हो गया। स्मरण यानी रटना याद करना, ये हमेशा निगेटिव होता है। मैंने आपको क्या बताया था, रटने पर जोर नहीं देने की बात कही गई है। वेधन और अभ्यास, वेधन यानी कि ड्रिलिंग की बात की जा रही है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है, तो इससे बच्चे मशीनीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी एक ही चीज को बार बार दोहराएंगे, उसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा संप्रत्ययी समझ, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ध्यान से देखिएगा, दिया गया है पहला विकल्प विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। ठीक है, तो देखिए विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि समावेशी शिक्षा लागू होने के बाद से प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है। अब मान लीजिए कि शारीरिक गतिविधि कराना है, वो मान लीजिए करिकुलम का पार्ट है, तो जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो भी उसी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसके लिए वो पाठ्यक्रम लागू नहीं होगा। जब वो पैर से चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो कैसे पैर वाले गतिविधि हम उसको कराएंगे? यानी कि पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती किया जा सकता है, लचीलापन होना चाहिए प्रत्येक इंडिविजुअल के आधार पर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। अब पाठ्यचर्या में कटौती कैसे होगी? जब जाहिर सी बात है, जब वो लचीला होगा तभी तो किया जा सकता है, यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसको पाठ्यचर्या में करेक्शन किया जा सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद से देखिए रटंत अधिगम को महत्व, तो मैंने आपको क्या बताया, रटंत पर जोर नहीं देने की बात कही गई है। विवेचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर महत्व, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले में बताया था कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। देखिए पहला दिया गया है विषय वस्तु अभिमुखी, तो ये नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक केंद्रित, तो ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित होता तो वो सही हो सकता था। व्यवहारात्मक दिया गया, ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का मतलब कि बच्चा खुद प्रयोग करके सीखेगा, यानी करके सीखने पर जोर देने की बात करता है कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला दिया गया अन्वेषण आधारित अधिगम। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, बच्चे खुद से करेंगे यानी खोज करेंगे, तो अन्वेषण आधारित अधिगम बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखिए कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र। मैंने आपको क्या बताया था, बच्चे खेल के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से सीखेंगे। कथा यानी कि कहानी की बात की जा रही है, यानी ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। तीसरा देखिए वेधन और बार बार अभ्यास। बच्चे को मशीन नहीं बनाना है, जो भी विकल्प बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए चर्चा आधारित कक्षाएं। बच्चे को जितना चर्चा करने का मौका मिलेगा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई भी बच्चा जो उससे चर्चा करेगा या फिर टीचर से चर्चा करेगा, जाहिर सी बात है जब वो उससे ज़्यादा जानता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। यानी बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके ही सीखेंगे, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। और संरचनावाद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी समर्थन देती है, इसलिए ये बात भी बिल्कुल सही हो गया, यानी कि 1, 2 और 4 वाला विकल्प सही होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, देखिए 1, 2, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सटीक आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, परीक्षा के बजाय संकल्पनात्मक समझ पर जोर देने की बात कही थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, तो ये गलत है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करता है। वेधन और अभ्यास पर आधारित, वेधन और अभ्यास यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा अन्वेषण प्रेरित, यानी कि खोज पर आधारित और खोज उन्मुखी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करता है? यानी कि देखिए पहला वाला जो टर्म दिया गया रहेगा सब में, इससे बदलाव करके दूसरे पर जाने की ओर किस में अनुशंसा की गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन क्या होता है? समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं, यानी कि सत्र के अंत में अधिगम का आकलन। ध्यान से देखिए, अधिगम का आकलन यानी अधिगम हो चुका है, सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसकी बात की जा रही है। और अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि अभी अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम प्रक्रिया रनिंग में है, प्रक्रिया के दौरान बच्चे को सीखने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उसका अधिगम कराने के लिए अधिगम के लिए आकलन, यानी कि सीधे तौर पर आप इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ सकते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन समझ सकते हैं। यानी कि कहा यह जा रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर जाने की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि गलत है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, और सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके अंतर्गत आएगा? रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। यानी बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसी दौरान, पढ़ाए जाने के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो। तो ये विकल्प कह रहा था कि सत्र के अंत में मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि कक्षा के बीच में मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास। मैंने क्या बताया, ड्रिल और अभ्यास हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी ये विकल्प ये कह रहा है कि खोजबीन आधारित से बच्चे को एक ही चीज को बार बार रिपीट करने पर जोर देना चाहिए। तो ये गलत है। बच्चे के लिए करके सीखने, खोजबीन, अन्वेषण, इन सभी बातों पर जोर देने की बात कही गई है। तो ये गलत हो गया। पहला देखिए, संरचनावादी से व्यवहारवादी। तो ये भी गलत है। संरचनावादी पर जोर देने की बात कही गई है, और ये क्या कह रहा है कि संरचनावादी से व्यवहारवादी की तरफ बढ़ने की बात कही गई है। तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। यानी बच्चे रटने पर जोर ना दे करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा जोर दें। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण यानी रटने पर आधारित होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रटने के बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देने की बात करता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये रटने पर जोर देने की बात कर रहा है। दूसरा देखिए, प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। इस प्रकार की किसी भी सिफारिश की बात नहीं की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। चौथा विकल्प देखिए, परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, खोजबीन यानी अन्वेषण और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करता है। देखिए, भाषा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अभी हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू है, जिसके अंतर्गत बच्चे को उसकी मातृभाषा पढ़ाई जाती है। जैसे कि अगर बच्चा पंजाब में जन्म लिया है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पंजाबी लैंग्वेज में होगी और आंग्ल भाषा अंग्रेजी उसे पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए बच्चे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है तो बांग्ला भाषा उसे पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ एक अंग्रेजी लैंग्वेज उसको पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए यूपी में बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बच्चे को पढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार से साउथ में जन्म लिया है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि अब हमारे देश में 2 लैंग्वेज की जगह 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा, जिसमें अभी तक जो व्यवस्था थी वो तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही सीनियर सेकेंडरी लेवल पर यानी बच्चा जब 12वीं 11वीं 12वीं कक्षा में जाएगा तो उस दौरान उसको एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि एक विदेशी भाषा भी बच्चे को चुनना होगा उसकी रुचि के हिसाब से। कई ऑप्शंस उसको मिलेंगे, उन मल्टीपल ऑप्शंस में से एक रुचि के हिसाब से उसको फॉरेन लैंग्वेज चुनना होगा और उसको वो पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो शास्त्रीय भाषा होती है, कल्चरल लैंग्वेज होता है या फिर जो स्थानीय भाषा होती है, उसके संबंध में कोई अलग से विषय नहीं होगा, लेकिन उसको अतिरिक्त विषय के तौर पर बच्चे को पढ़ाया जाएगा। यानी अगर बच्चा इंटरेस्टेड है उस चीज को पढ़ने के लिए तो उसे अतिरिक्त विकल्प के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के आपको उत्तर देना है। देखिए, शास्त्रीय भाषा की जब भी बात आएगी तो वो एक अतिरिक्त विकल्प है, 3 भाषा में से वो नहीं है, क्योंकि 3 भाषा में पहला तो उसका मदर टंग यानी कि उसका फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा, जो कि उसकी स्थानीय भाषा होगी। यानी कि पंजाब में जन्म लिया तो पंजाबी, उड़ीसा में जन्म लिया तो उड़िया, यूपी बिहार इन सब में जन्म लिया तो हिंदी, पश्चिम बंगाल में जन्म लिया तो बांग्ला और साउथ में जन्म लिया तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कुछ भी हो सकता है। तो ये तो उसका मदर टंग हो गया, तो जो कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी ही होगी। सेकेंड लैंग्वेज में उसको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और थर्ड लैंग्वेज जो होगा वो फॉरेन लैंग्वेज होगा, जो कि उसको कई ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से एक ऑप्शन के तहत उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज, तो ये टोटल 3 लैंग्वेज होंगी। अब शास्त्रीय भाषा इस 3 लैंग्वेज में से नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो अतिरिक्त विकल्प तो कहा गया है लेकिन ऐच्छिक भाषा नहीं कहा गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, तीसरा विकल्प दिया गया है, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। बुनियादी चरण यानी कि फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई, जो 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, तो ये फाउंडेशनल स्टेज पर कहा जा रहा है कि शास्त्रीय लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो ये गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। तो 3 लैंग्वेज में तो एक बच्चे की मदर टंग हो गई, दूसरा इंग्लिश हो गया और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज हो गया। शास्त्रीय लैंग्वेज का उसमें कोई स्थानीय नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान
अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है और इस टॉपिक से इसी प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप प्रीवियस ईयर सीटेट सभी वर्षों के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।